तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सहपाठी त्रिपाठी में। और आज हम बात करेंगे कि क्यों एसएससी को री एग्जाम कराना ही चाहिए। बात अब ये है ही नहीं है कि एसएससी री एग्जाम कराएगा कि नहीं कराएगा, बात ये है कि एसएससी को री एग्जाम क्यों कराना ही चाहिए। भाई ऐसी चीजें ही कर रहे हो आप लोग कि बच्चे क्या करें फिर। आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो जो बच्चों का भविष्य तय कर रहे हो, और आप उनके मेंस के पेपर में जो उनका पोस्ट डिसाइड करेगा वो क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कैसे देश चलाएंगे, उसके पेपर में आप एक शिफ्ट में 9 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, एक शिफ्ट में आप 10 क्वेश्चन गलत कर दे रहे हो। आप किसी सीरियस 10 बच्चों को पेपर बनाने देंगे ना जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो भी इतनी मिस्टेक नहीं करेंगे जितनी आप कर रहे हो। किसी भी मॉक टेस्ट वाले प्लेटफॉर्म को उठा लीजिए, इतने क्वेश्चन तो वहां गलत नहीं मिलते जितने आपने कर दिए हैं। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, ये वाला ये वाला, ये तो गलत बनते ही नहीं है। गलत कर कैसे रहे हो आप? तो जिस बच्चे ने पहले सही किया था उसको फायदा क्या होगा? आप देख रहे हैं, अगर कोई बच्चा इन क्वेश्चंस को पहले सही करके आया है और कोई बच्चा गलत करके आया, उनमें अंतर क्या रह गया? जो मार्क्स का आपने अंतर बनाया था वो तो खत्म हो गया ना। यहाँ पे उस बच्चे को भी पूरे दे दिए आपने, जिसको आता था, जिसको नहीं आता था उसको भी पूरे दे दिए। और ये सही क्वेश्चन था। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सभी के सभी सही थे, बट इसमें से 3 या 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही थे, उसके बाद भी आपने सबको बोनस मार्क्स दे दिए। पहला पॉइंट तो ये है, अगर मान लीजिए कोई बच्चा 20 तारीख को एग्जाम लिख रहा है, ठीक है, अपना उसके शिफ्ट में 10 क्वेश्चन गलत किए हैं आपने। अब 10 क्वेश्चन गलत किए हैं और किसी बच्चे के मान लीजिए उसमें 240 नंबर आ गए थे, उसने वह 10 के 10 क्वेश्चन गलत किए हुए थे। अब आपने एक नई आंसर की रिलीज की है, उसमें आपने बोल दिया हम सब 10 के 10 में आपको पूरे पूरे मार्क्स देंगे। अब भाई उसके नंबर सीधे बढ़ते हैं 40, 30 मार्क्स बढ़ते हैं क्वेश्चंस के जो आपने दिए हैं। 10 क्वेश्चन 3 मार्क्स के सब 30 नंबर, और जो उसने 10 गलत किए थे तो पहले -10 थे वो भी ऐड हो जाएंगे, तो अब हो जाते हैं उसके नंबर 40। यानी कि 240 पहले उसके नंबर आ रहे होंगे अगर, तो अब उसके नंबर हो जाते हैं 280। और फिर उसके बाद आप नॉर्मलाइजेशन अलग कर रहे हो, वो भी कुछ किसी को नहीं पता कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो, वो अलग एक पॉइंट है। ठीक है, तो दूसरे पॉइंट पे ही आ जाते हैं, हम बताते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब मान लीजिए उसके पहले 40 नंबर तो बड़े ही बड़े, अब आपने बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब वो भी नहीं पता है भाई कि कैसे बढ़ा रहे हो आप, नॉर्मलाइजेशन कम कर रहे हो। किसी किसी बच्चों के तो हमने देखा कि माइनस में भी हो गई है भैया। 20 तारीख वालों के ज्यादातर बच्चों के नेगेटिव हुई है नॉर्मलाइजेशन, और 18 तारीख वालों के ज्यादातर बच्चों के पॉजिटिव में हुई है नॉर्मलाइजेशन। क्यों, कैसे? 20 तारीख में 10 गलत थे ना, 18 तारीख वाले में 9 क्वेश्चन गलत थे, तो आपने किस बेस पे नॉर्मलाइजेशन किया है वो बता दीजिए। कि 20 वालों के हम कम करेंगे, 18 वालों के हम बढ़ाएंगे। अब इसको हम स्कैम ना बोले तो क्या बोले? आप देखेंगे कि 18 वाले बच्चे बोल रहे हैं कि उनके 60 70 70 इवन 90 नंबर बढ़े हुए हैं, और वहीं हम देखते हैं 20 वालों के कुछ के 40 50 नंबर नेगेटिव में भी हुए हैं। कैसे? जब सबको अवार्ड ही मिल रहा था मार्क्स का, तो सबके बढ़ाने के बाद आप नेगेटिव नॉर्मलाइजेशन कर रहे हो कुछ बच्चों का, कुछ का पॉजिटिव कर रहे हो, बता भी नहीं रहे हो कैसे। ठीक है, बस कर रहे हो आप। अब आते हैं अपने तीसरे पॉइंट पर, जो कि है पोस्ट प्रेफरेंस आपने पहले ही भरवा लिया। कैसे, क्यों? अब जो बच्चा है वो अपनी पुरानी वाली आंसर की देख के, मान लीजिए उसके 320 नंबर आ रहे हैं, वो सोच रहा था कि उसके नंबर इतने तो है नहीं कि उसको एएसओ मिल जाए या होम पोस्टिंग मिल जाए, तो वो एक काम करेगा कि चलिए हम जीएसटी इंस्पेक्टर भर देते हैं पहले, क्योंकि इसके चांसेस ज्यादा है। ठीक है, अब वह बच्चा जीएसटी इंस्पेक्टर भर दिया। अब उसने अपनी नई आंसर की देखी, उसमें वह देखता है कि उसके 40 नंबर बढ़ चुके थे, अब उसके नंबर 360 है, उसको तो एएसओ भी मिल जाता। तो फिर वो री एग्जाम देगा अगले साल, फिर से सीट बर्बाद होगी। तो इसमें भी तो आप खिलवाड़ कर ही रहे हो बच्चों के साथ। तो बच्चे को पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवा ही क्यों रहे हो जब आपको री रिलीज करना होता है, आपको क्वेश्चन गलत करने होते हैं। आप फाइनल आंसर की देख, और जो आपने पहले रिलीज की थी वो क्यों, वो किसने की थी? वो आपने नहीं देखा था उस टाइम पे क्वेश्चन सही है कि गलत है? एकदम से आपको बच्चों ने बोला, एप्लीकेशन दी कि नहीं नहीं ये तो हम डाउट में क्वेश्चन है, तो आपने कहा ठीक है भैया हम सही कर देते हैं, सब लोग मार्क्स ले लो। ये कैसा तरीका है? पोस्ट प्रेफरेंस बाद में भरवाइए ताकि बच्चे सोच समझ के अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरें, उस हिसाब से वो पोस्ट पाए। तो मैं तो इसके बहुत ही ज़्यादा फेवर में हूँ कि री एग्ज़ाम होना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से तो मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम होगा। और जब भी आप री एग्ज़ाम कराएं तो इस बात का आप ध्यान रखें कि आप केवल एक शिफ्ट में री एग्ज़ाम करा लें, ताकि आप फिर से नॉर्मलाइजेशन न करें, ताकि बच्चों को स्ट्रेस ही ना रहे इस चीज़ का कि पोस्ट प्रेफरेंस में कहीं मेरे नंबर बढ़ या कम तो नहीं हो जाएंगे, तो मैं भरूंगा किस हिसाब से। इतने बड़े आप बोर्ड हैं, आपके ऊपर इतने बच्चे भरोसा करते हैं, आप ऐसे चलेंगे तो कैसे चलेगा, है ना? तो री एग्जाम होना ही चाहिए, और मेरे हिसाब से री एग्जाम होगा। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन चालू रखिएगा, बिल्कुल भी गैप मत दीजिएगा, अपने आप को रेडी रखिएगा। कभी भी अगर ऐसा रिलीज करता है री एग्जाम के लिए डेट, तो आप एकदम तैयार रहें। और कमेंट्स में बताइए आप कि आपके कितने नंबर बढ़े हैं और कितने नंबर घटे हैं। थैंक यू।